नमस्कारम प्रिय दर्शकों, स्वागत आपका द क्विक वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना आखिर एक इकोनॉमिक सुपर पावर कैसे बना। आप लोगों ने भी अक्सर यह न्यूज़ में सुना होगा कि चाइना ने साउथ चाइना सी में फिलीपींस के नेवी पर वाटर कैनन से हमला कर दिया, या फिर ताइवान के आसपास अपनी वॉरशिप्स को डिप्लॉय करके एक मिलिट्री ड्रिल को कंडक्ट किया। हिमालयन रीजन में भी चाइनीज़ आर्मी ने काफ़ी बार इंडियन आर्मी को एग्रेशन दिखाने की कोशिश करी, और हाल ही के दिनों में चीन और यूएसए के बीच में एक ट्रेड वॉर शुरू हुआ था। इस ट्रेड वॉर के जरिए यूएसए ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश करी थी चाइना पर, लेकिन अंत में यूएसए चाइना से इस ट्रेड वॉर को हार गया और चाइना एक विनर के तौर पर इस ट्रेड वॉर से निकल कर आता है। तो अब सवाल यह उठता है कि आज से 60 साल पहले जिस चाइना में चारों तरफ गरीबी, भूखमरी और तरह तरह की बीमारियाँ फैली हुई थी, वह चाइना आज इतना ज़्यादा ताकतवर और इकोनॉमिकली स्टेबल देश कैसे बना। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस पूरी जर्नी को। हम ज़्यादा ना पीछे चलकर सिर्फ 120 साल पीछे चलते हैं। बात है सन 1900 की। उस समय चीन के ऊपर किंग डायनेस्टी का शासन हुआ करता था, जो चीन के इतिहास की सबसे बड़ी डायनेस्टी हुआ करती थी। आगे चलकर 1912 में चिंग डायनेस्टी का पतन हो गया और रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना होती है। हालांकि खुद के गणराज्य की स्थापना होने के बाद भी चाइना में काफ़ी जगह वहाँ के लोकल लीडर्स के अंडर आती थी, लेकिन फिर भी चीन में दो पार्टी निकल कर आती है। एक होती है कोमिंतांग, जो कि केएमटी पार्टी होती है, जो चीन के अंदर एक राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक सरकार बनाना चाहती थी। वही दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना निकल कर आती है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम सीसीपी भी बोलते हैं, जो चीन के अंदर एक स्थायी और कम्युनिस्ट सरकार बनाना चाहती थी। विचारधारा में अंतर के कारण 1912 के बाद ही दोनों पार्टियों के बीच में वैचारिक मतभेद होना शुरू हो जाता है, जो आगे चलकर 1927 में केएमटी और सीसीपी के बीच में एक गृह युद्ध में बदल जाता है। यह घरेलू गृह युद्ध 10 सालों तक चलता है और अंत में 1937 में माओ जेडुंग के नेतृत्व वाली सीसीपी इस गृह युद्ध को जीत जाती है और चांग काई शेक के नेतृत्व वाली केएमटी पार्टी को चीन से भागना पड़ता है और एक टापू पर शरण लेनी पड़ती है, जिसे आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं। 1937 के बाद में जैपनीज एम्पायर ने चाइना के ऊपर हमला करके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्बरता मचाती है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिरने के बाद में चाइना सरेंडर कर देता है और 1949 यानी 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना होती है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चीन की स्थापना के बाद में माओ जेडुंग ने सबसे पहले तिब्बत पर हमला करके उसे अपने कब्जे में लिया। उसके बाद चीन का युद्ध 1962 में भारत के साथ भी होता है, जहां पर भारत का एक हिस्सा जिसे हम आज अक्षय चीन के नाम से जानते हैं, उसे भी वह अपने कब्जे में ले लेता है। तिब्बत के प्रमुख धर्मगुरु दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भागकर भारत में शरण ले लेते हैं और अब चीन का मैप कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगता है। बाद में 1976 में माओ जेडुंग की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद में तो कई सारे नेताओं ने चीन के लीडर के तौर पर उभर कर आते हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रभावशाली समय माना जाता है डेंग शियोपांग का। चीन की इकोनॉमी को बूस्ट देने में सबसे बड़ा योगदान डेंग शियोपांग का माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को साइड में रखकर चीन को एक संपन्न राष्ट्र बनाने का सपना देखा था, और इसी के चलते चीन के कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स लाकर विश्व के सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों को चीन में आकर अपनी फैक्ट्री लगाने का आग्रह किया। भारत की तरह चीन की इकोनॉमी भी उस समय कृषि आधारित हुआ करती थी, लेकिन डेंग शियोपांग के इस निर्णय के कारण चीन में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, जिससे कई सारे चीनी परिवारों को रोजगार मिला। ऐसा माना जाता है कि अभी तक चीन ने लगभग 80 करोड़ लोगों को गरीबी से रेखा से बाहर निकाल चुका है। डेंग शियोपांग के नेतृत्व वाली सीसीपी ने यह लक्ष्य रखा कि चीन को एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाना है। इसी के चलते काफ़ी सारी वैश्विक स्तर वाली कंपनियां चीन में आकर अपने फैक्ट्री लगाने लगती है और चीन की सरकार उन कंपनियों को सस्ती लेबर उपलब्ध कराती है। इससे होता यह है कि बाहर की कंपनियों को सस्ते में मजदूर मिल जाते थे, जिससे उनके प्रोडक्ट की कीमत कम हो जाती थी और वह ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में अपने प्रोडक्ट को सेल करके अच्छा सा प्रॉफिट अर्न कर रही थी। यूएसए ने भी इस मौके का फ़ायदा उठाया और उस समय यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था। तो यूएसएसआर पर दबाव डालने के लिए यूएसए ने चीन को अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना शुरू करी। अपनी कंपनियों के फैक्ट्रियाँ यूएसए ने चीन में खोलना शुरू करी, जिससे चीन आर्थिक तौर पर धीरे धीरे मजबूत होने लगा। यूएसए चीन को अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोवाइड भी शुरू करने लगता है। बाद में चीन ने सभी का रिवर्स इंजीनियरिंग करके खुद की बड़ी बड़ी टैंक कंपनियों को खड़ा कर लिया। यूएसए ने चीन को रेयर अर्थ माइनिंग से रिलेटेड भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी, जिससे चीन आज महारत हासिल कर चुका है। और इसी के दम पर हाल फिलहाल में यूएसए से हुए ट्रेड वॉर में चीन ने यूएसए को रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोक दी, जिससे यूएसए की काफ़ी सारी डिफेंस कंपनियों का प्रोडक्शन रुक गया और मजबूरन चीन को यहाँ पर एक बढ़त मिलती है और यूएसए को चीन के आगे झुकना पड़ता है। चीन को एक इकोनॉमिक सुपर पावर हाउस बनाने में यूएसए का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। एक तरह से यूएसए ने यूएसएसआर को टक्कर देने के लिए एक ऐसा भस्मासुर खड़ा कर दिया जो आज यूएसए को ही खत्म करना चाहता है। 1990 के आसपास भारत की जीडीपी चीन से ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन भारत में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का असर दिखता था। वही चीन जैसा देश जो कि कम्युनिस्ट होने के बाद भी कैपिटलिस्ट नीतियों के साथ में चल रहा था, वह धीरे धीरे आगे निकलने लगता है। अब चीन के पास यूएसए और यूरोपियन कंट्री की टेक्नोलॉजी आ चुकी थी।
इस मौके का इस्तेमाल करके चीन ने हुआवे और शाओमी जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज टेक कंपनियों को खड़ा कर लिया। सस्ती लेबर आसानी से उपलब्ध होने के कारण चीन में किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे कम कीमत में हो जाती है। दुनिया के जाने मानी टेक कंपनी जैसे कि एनवीडिया, एप्पल या फिर गुच्ची ले लो, इस प्रकार के कई सारी कंपनियों की फैक्ट्रियाँ आज भी चाइना से ऑपरेट करती है। आप इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि चीन के साथ दुनिया के अधिकतर कंट्रियों का ट्रेड डेफिसिट है, यानी चीन बाहर की कंट्रियों को माल ज़्यादा बेचता है, वही बाहर की कंट्रियों से कम माल इंपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट ड्राइवन इकोनॉमी होने के कारण चीन एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन के निकलता है और आज $18 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की इकोनॉमी बन गया है, जो कि यूएसए के बाद दूसरे स्थान पर है। और इस प्रकार से चीन एक इकोनॉमिक सुपर पावर भी है। अब यह डिफरेंस धीरे धीरे कम होने लगा है, क्योंकि चीन अब टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और अब वह उसके खुद के 6th Gen फाइटर जेट प्रोग्राम हो या फिर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हो, चीन हर सेक्टर में यूएसए को डोमिनेट कर रहा है। आज अपनी मजबूत इकोनॉमी के दम पर चीन ने नंबर के मामले में दुनिया के सबसे बड़ी नेवी खड़ी कर ली है। चीन काफ़ी तेज़ी से अपनी मिलिट्री को भी मॉडर्नाइज कर रहा है। वही साउथ चाइना सी में अपनी मजबूत नेवी होने के कारण चीन अक्सर ताइवान और फिलीपींस को बुली करता रहता है। आज चीन के ऑलमोस्ट 17 देशों से बॉर्डर इशू है और अगर चीन को किसी भी देश पर प्रेशर डालना होता है तो वह उस देश की सप्लाई लाइन पर वार करता है। वह उस देश को रेयर अर्थ मिनरल्स देना बंद कर देता है, जिससे सामने वाले देश की प्रोडक्शन पूरी तरीके से खतरे में आ जाती है। चीन को टैकल करने के लिए यूएसए ने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि इंडो पैसिफिक में यूएसए ने क्वाड बनाए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और यूएसए शामिल है तथा इन सभी देशों ने रेयर अर्थ मेटल के निर्भरता को चीन पर खत्म करने के लिए काफ़ी सारे रिफॉर्म्स की पेशकश भी की। अब चाहे यूएसए क्वाड बनाए या स्क्वाड बनाए, किसी भी प्रकार की ग्रुपिंग कर ले, अब वह चाइना को टिकल डाउन नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, साथ ही साथ उसकी इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। और इन सब में चाइना को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाने में यूएसए का ही हाथ था, क्योंकि उसे उस समय यूएसएसआर को टिकल डाउन करना था। तो दोस्तों, यह थी चाइना की एक छोटी सी क्विक समरी कि वाकई आखिर वह इतना ज़्यादा ताकतवर और इकोनॉमिकली स्टेबल कैसे बना। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ कमेंट करके यह ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है।